नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आज हम हैं भले ही लखनऊ में, जहां चौथे चरण का पोलिंग हो रही है, मतदान हो रहा है, लेकिन अभी घंटे भर पहले एक ऐसी खबर आई जिसकी वजह से हमने जो सोचा था जिस चीज़ पर चर्चा करेंगे उसको बदल करके एक और चीज़ पर अब चर्चा कर रहे हैं। और वो ये है कि महाराष्ट्र में जो मौजूदा मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक, उनकी पूछताछ चल रही थी एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। प्रवर्तन निदेशालय ने अब उनकी गिरफ्तारी कर ली है। सबसे पहले तो ज़रूरी है ये जानना ये पूरा मामला क्या है। तो ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र सरकार में नवाब मलिक एक मंत्री हैं। एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई है। सुबह 6 बजे नवाब मलिक के घर पर ईडी के अधिकारी पहुंचे थे। ईडी के दफ्तर में कई घंटों तक उनके साथ पूछताछ हुई। अंडरवर्ल्ड से कथित संबंधों वाली एक संपत्ति के सिलसिले में उनको तलब किया था। ये वो पूरा मामला है। ईडी ने 15 फरवरी को मुंबई में छापेमारी की थी। अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों, हवाला लेन देन को लेकर के ये छापेमारी हुई थी। ईडी ने एक नया केस दर्ज किया था, जिसके बाद आज नवाब मलिक से पूछताछ की गई थी और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो ये पूरा प्रकरण है या पूरा मामला है, क्योंकि देखिए इससे पहले कि वाद विवाद शुरू हो, बातचीत शुरू हो, पहले खबर तो समझ लें। दूसरी बात, बयान किस तरीके के आ रहे हैं आपको वो बता दें। तो सबसे पहली बात तो नवाब मलिक क्या बोले जब गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद उन्होंने बोला मुझे गिरफ्तार किया गया है पर मैं डरूंगा नहीं। संजय राउत जो कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के हिस्सा हैं, शिवसेना के हैं, उनका कहना है 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी, ध्यान रखना, एक तरीके से धमकी दी है। सुप्रिया सुले जो कि एनसीपी की हैं, उनका कहना है कि महाविकास आघाड़ी के खिलाफ बीजेपी का ये षड्यंत्र है। सुले ये भी कहती हैं कि कोई नोटिस नहीं आया था, एक मंत्री को सीधे ईडी दफ्तर ले गए। यानी कि आरोप ये लगाया जा रहा है कि राजनीतिक उपयोग हो रहा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय का। तो सवाल इंडिया का में जो सवाल पूछ रहे हैं हम, वो है अब आपके स्क्रीन पर, क्या ईडी की जांच के पीछे कोई राजनीति है? सबसे मूल प्रश्न। और दूसरा सवाल, क्या केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार? एक आरोप जो लगातार लगाया जाता है और कुछ कार्रवाई इस तरीके की हो रही है कि वो आरोप लगने लाजमी है। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों के पास जाएं, अभिषेक शर्मा से थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। अभिषेक, अगर आप थोड़ा सा एक पृष्ठभूमि दे सकें। एक सतही रूप से हमने जानकारी दर्शकों को जरूर दी है कि क्या हुआ, लेकिन अंदर की खबर क्या है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, नवाब मलिक चेहरा थे एनसीपी का, और वो चेहरा जो लगातार आकर बीजेपी की सरकार के खिलाफ बोलते थे। आज जब ये गिरफ्तारी हुई है, तब चौथे जहां पर आप हैं वहां पर चुनाव चल रहा है, और एक उस चेहरे के तौर पर भी नवाब मलिक खुद को पेश करते थे। वो उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी टीका टिप्पणियां करते थे। वो बीजेपी को सीधे सीधे घेरने की बात कर रहे थे। देखिए, उन्होंने सबसे पहले आमने सामने की लड़ाई समीर वानखेड़े के साथ शुरू की थी, एनसीबी के साथ शुरू की थी, और एनसीबी के साथ रहते हुए आप वो लड़ाई में तब आगे आ गए जब आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया, शाहरुख खान के बेटे को, और वहां से वो लड़ाई बहुत ज्यादा आगे चली गई। लगातार अपने तरीके से विरोध करते रहे और बहुत सारे बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगाते रहे। फिर बाद में बहुत सारे लोगों ने नवाब मलिक के जो पीछे की जो हिस्ट्री है उसको भी खंगालने की शुरुआत की। मूलतः नवाब मलिक कबाड़ का बिजनेस करते हैं, उनकी फैमिली, और कबाड़ के जो धंधे हैं उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कई बार किताबों में नहीं होती हैं, वो किताब के बाहर होती हैं। एक तो वो मसला था। दूसरा मसला था कि आखिरकार जो यहाँ पर अंडरवर्ल्ड था, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी शहर में, उनको खरीदता कौन है? आपने देखा होगा कि एक बहुत चर्चित केस रहा है जिसमें दाऊद की प्रॉपर्टी बेचने के केस होते थे और लोग खरीद नहीं पाते थे। तो ऐसे इल्जाम हैं कि नवाब मलिक के लोग दरअसल, या नवाब मलिक खुद, ये जो अंडरवर्ल्ड की प्रॉपर्टीज हैं जो कि ऑक्शन होती थी या नहीं भी होती थी, जिनको कोई डर के मारे खरीदता नहीं था, या फिर जब खरीद फरोख्त करना होता था तो सिर्फ और सिर्फ नवाब मलिक जैसे लोग सामने आते थे। तो नवाब मलिक ने वो जमीनें खरीदी हैं या वो प्रॉपर्टीज खरीदी हैं जिनका सीधा रिश्ता इकबाल कास्कर से या दाऊद की गैंग से है। इकबाल कास्कर पहले से ही केंद्रीय एजेंसियों की गिरफ्त में था, ईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया था,
वैसे भी वो जेल में है, और उसके हवाले से नवाब मलिक के ऊपर इल्जाम लगाया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आप बड़ी पिक्चर देखिए संकेत, वो ये कि इस सरकार में दो लोग ही हैं जो खुलकर बोल रहे थे, एक संजय राउत और दूसरा नवाब मलिक। और संजय राउत के घर पे भी ईडी की रेड हो चुकी है, उनके जो करीबी हैं उनसे ईडी की रेड हो चुकी है, और नवाब मलिक दूसरे ऐसे व्यक्ति थे नवाब मलिक तो अब गिरफ्तारी हो गए। शरद पवार पर ये फॉर्मूला बिल्कुल, नवाब मलिक तो अब गिरफ्तारी हो गए। शरद पवार पर यह फॉर्मूला फिट कराने की कोशिश की गई थी ठीक विधानसभा चुनाव के पहले, लेकिन उन्होंने पांसा पलट दिया था। हमारे दर्शकों को याद होगा कि उनको घेरने की जब ईडी ने कोशिश की थी तो उन्होंने कहा था कि मैं खुद आता हूं, और मुंबई पुलिस कमिश्नर को उनको जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ी, उनको दरख्वास्त करनी पड़ी कि आप मत आइए। तो इतने बड़े कद का कोई नेता नहीं है महाराष्ट्र में जो बीजेपी से लोहा ले सके। शरद पवार की उम्र हो चली है, वो बुजुर्ग नेता है, लेकिन नवाब मलिक को के गिरने का मतलब या नवाब मलिक के जेल जाने का मतलब ये है कि इस सरकार में अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा है, संजय राउत को छोड़ दें थोड़ा बहुत, तो जो मुखर होकर के बीजेपी के खिलाफ करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। आप देखिए जितेंद्र अवार्ड नहीं आ रहे। हाँ बिल्कुल, ये आपने एक बड़ी जबरदस्त बात बोली। अभिषेक जी, मैं अभी आपके पास वापस आता हूं। सोहित मिश्रा भी है मेरे साथ। सोहित, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी क्या हो रहा है, अभी लेटेस्ट सिचुएशन क्या है, उनको कहां ले जाया गया है, क्या होगी? देखिए संकेत, अभी नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, और जिस तरह से होता है कि गिरफ्तार करने के बाद सबसे पहले जो भी आरोपी होता है जिसे गिरफ्तार किया जाता है उसको ले जाया जाता है मेडिकल करवाने के लिए। मेडिकल होने के बाद उनकी जब रिपोर्ट आती है तब उन्हें अदालत में पेश किया जाता है। नवाब मलिक को 3 बजे के करीब गिरफ्तार घोषित किया गया, उन्हें ईडी दफ्तर से निकाला गया, उन्हें अब जेजे अस्पताल ले जाया गया है जहां पर उनकी मेडिकल की जा रही है। जिसके बाद मैं जहां पर मौजूद हूं, मेरे पीछे सेशंस कोर्ट है, यहाँ पर ही कोर्ट रूम नंबर 54 में उन्हें पेश किया जाएगा। कहीं ना कहीं जो आरोप है उनके ऊपर यही है कि मल्टीपल रेड्स हाल ही में ईडी ने की थी, जिसमें उन्होंने इकबाल कास्कर को भी गिरफ्तार किया था, और कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी अभिषेक सर भी बता रहे थे कि एक एविडेंस उनके पास मिला है जिसमें जो प्रॉपर्टी परचेज किया है नवाब मलिक ने। और अब तक होता यह था कि आपको भी पता है कि कई बार नवाब मलिक ट्वीट कर चुके हैं कि मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं, कल सुबह 9 बजे आएंगे, कल सुबह 6 बजे आएंगे, मैं उनकी तैयारी कर रहा हूं, उनका स्वागत करूंगा। तो नवाब मलिक भी अब तक ये जरूर कहते रहे कि उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन आज जिस तरह से सुबह 6 बजे मेहमान आए, इसकी शायद उनको भनक नहीं थी, और 6 बजे उनके घर पर आए, और मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार मैं आपको बता दूं, घर पर हंगामा भी हुआ। 7 सवा 7 बजे वो घर से निकले, ईडी दफ्तर पहुंचे और लगातार उनसे वहां पर पूछताछ की गई। लेकिन अब भी नवाब मलिक कहीं ना कहीं जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तब भी अगर आप देखें जो विजुअल सामने आए हैं जिसमें वो नारेबाजी लगा रहे हैं, लड़ेंगे जीतेंगे कह रहे हैं, तो लगातार ये महाविकास आघाड़ी का कहना है कि वो ये केंद्र की जो एजेंसियां हैं वो महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही हैं। पिछले हफ्ते संजय राउत ने भी इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और इसकी वजह भी उनके कहने की वजह मैं अभी एक डेटा भी निकाल रहा था, तो आप अगर देखें कि कितने मंत्री हैं जिनके ऊपर केंद्रीय जांच एजेंसियों के ओर से छापेमारी या पूछताछ हुई है, उसमें अनिल परब का नाम है, अनिल देशमुख तो गिरफ्तार हो चुके हैं, संजय राउत उनकी पत्नी का नाम आ चुका है, रविंद्र वाइकर का नाम आ चुका है, प्रताप सरनाईक का नाम आ चुका है, आनंद राव अडसुल हो, अर्जुन खोतकर हो, नवाब मलिक उनके बेटे हो, एकनाथ खड़से हो उनकी पत्नी हो, प्राजक्ता तानपुरे हो, अजित पवार हो, पार्थ पवार हो, नितिन राउत हो, इस तरह के तमाम लोग हैं जिनके ऊपर इस तरह से जो आरोप हैं वो लग चुके हैं। लेकिन अब तो यही कहना है सोहित, आपने 13 मंत्री गिना दिए हैं महाराष्ट्र के जी। हाँ, ये राजनीति है, कहीं आपने 13 नाम गिना दिए, तो ये कैसी जांच हो रही है, ये कैसा करप्शन है और कैसा दोगलापन है, और इसी पर बहस हो रही है कि आपको एक ही सरकार के 13 मंत्रियों में दोष दिख रहा है, और राजनीति इसी बात पर हो रही है कि क्या सिर्फ इस वजह से दिख रहा है कि वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में है और उसमें भाजपा शामिल नहीं है। वो वॉशिंग मशीन वाला आरोप एक बार फिर से लग रहा है। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। सोहित और अभिषेक, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम प्रकाश जाटव, भारतीय जनता पार्टी के नेता, आनंद दुबे, प्रवक्ता शिवसेना, शरद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार, विजय चोरमारे, वरिष्ठ पत्रकार, और महेश तापसे, प्रवक्ता हैं एनसीपी के। आप सब लोगों का स्वागत। जाटव जी, सबसे पहले आपसे सवाल, 13 मंत्रियों में आपको गड़बड़ दिखाई देती है, दिक्कत दिखाई देती है, भ्रष्टाचार की गंध दिखाई देती है, सूंघने में आती है, शायद इसलिए तो नहीं आती क्योंकि वो विपक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के नहीं है? कांग्रेस शुरू से आकंठ
डूबी हुई है भ्रष्टाचार में, और भ्रष्टाचार के कारण ही पूरे देश में जो इन्होंने लूट मचाई, ये उसी का परिणाम है। इनके तमाम जितने भी बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री पी चिदम्बरम जी, सब लोग जो है बेल पर हैं। सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, जांच हो रही है। इसी तरीके से आज जो नवाब मलिक पकड़े गए हैं, उनको भी जिस तरीके से इन्होंने जो अंडरवर्ल्ड के लोगों की जमीनें खरीदी, इनके ताल्लुकात, किस तरीके से काम कर रहे हैं। देखो, एक गुनाहगार जो होता है वो जानता है कि मैंने गुनाह किया है, तो वो मेरे घर में कल जो है पुलिस आने वाली है। तो ये बात जो अभी मैं सुन रहा था, अभिषेक जी ने कहा कि मेहमान आने वाले हैं, मेहमान आने वाले हैं, वो जानते थे कि मैंने गुनाह किया और मेहमान आने वाले हैं, और मेहमान आए। ये अच्छी तरह जानता है गुनाहगार, और ये फैक्ट है कि एनसीपी, नहीं, ये भी हो सकता है कि उनको मालूम था कि मेहमान इतनी बार आ चुके हैं और नेताओं के घर भी। एक सेकंड, इसका एक तर्क ये भी तो हो सकता है कि इतने सारी जगह मेहमान और आ चुके हैं कि मेहमान यहां पर भी आ गए। उन्होंने तो ये भी बोला मैं मेहमान नवाजी करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने गुनाह किया है तो मेहमान नवाजी भी करनी पड़ेगी। आप गुनाहगार हैं, ये सबसे बड़ी बात, पहली बात है। और आप ये देखिए, अगर गुनाह किया है तो सवाल यही है कि तो इसके लिए आपको गुनाह सिर्फ एक तरफा ही हो रहा है क्या? ईडी का इंटरोगेशन वो झेलना पड़ेगा। आप जनता का पैसा, बिल्कुल जो पूरी न्यायिक प्रक्रिया है उसका पालन होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर जो जांच एजेंसी है, एक सेकंड, क्या हमने ये चीज नहीं देखी है? उत्तर प्रदेश की बात कर ले महेश साहब से, तो इसी प्रवर्तन निदेशालय के एक अफसर, आला अफसर, जल्दी इस्तीफा दे करके और यहां पर लखनऊ में सरोजनी नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उसी ईडी में। तो राजनीतिक तार और जो एजेंसियां हैं उनसे राजनीतिक तार तो जुड़े हुए हैं। तो अगर आप तमाम बात जांच की कर रहे हैं तो फिर बात इस दिशा में भी होनी चाहिए कि एजेंसियों के कितने लोग जो हैं उनके तार बीजेपी से जुड़े हो सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है, और कोई भी राष्ट्र के लिए महेश जी से सवाल, महेश ताप से छोड़ करके चुनाव भी लड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी से। महेश तापसे जी से नहीं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात है। विजय चोरमारे जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, उसके बाद सेवा करना ही। विजय जी, आप किस तरीके से देखते हैं इस प्रकरण को? संकेत जी, विजय जी आपका जवाब। हाँ, संकेत जी, एक बात देखनी चाहिए, मामला पूरा राजनीतिक है। जब से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार सत्ता पे आई है, तब से जंग शुरू हुई है, और पिछले 2 साल से जब सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ, तब से इस जंग ने जोर पकड़ लिया है। अब अभिषेक शर्मा और सोहित ने सारी बाकी बातें बता दी, मगर एक कड़ी उसमें जोड़ना चाहता हूँ। जब नवाब मलिक जी ने एनसीबी के खिलाफ जंग छिड़ी थी, एनसीबी और समीर वानखेड़े के खिलाफ, जब आर्यन खान केस में जब वो मुहिम चलाई थी, तब उन्होंने एक आरोप देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, उन पर लगाया था। और वो देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाने के बाद फडणवीस जी ने दूसरे दिन ये बात कही थी कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध है, और उन्होंने उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स शरद पवार जी को और ईडी को देने की बात कही थी। तब दूसरे ही दिन नवाब मलिक ने जिस बारे में देवेंद्र फडणवीस बात कर रही थी, उस जो व्यवहार था, उस व्यवहार के सारे डॉक्यूमेंट मीडिया के सामने रखे थे, और ऐसा व्यवहार करके उन्होंने खुद सब बताया था। मगर 3 महीने पहले नवंबर में जब देवेंद्र फडणवीस ने आरोप किए थे, मुझे लगता है वही आरोप आगे जाके ईडी ने उस आरोपों के तहत आज नवाब मलिक को अटक किए। जो आज आनंद दुबे, आप किस तरीके से जवाब देंगे? आपको लगता है एक आरोप ये है, आनंद दुबे जी, एक आरोप ये जरूर लगाया जाता है कि ये पूर्ण रूप से राजनीतिक रेड, राजनीतिक गिरफ्तारी है। लेकिन देखिए, अगर आप कुछ कार्रवाई करेंगे तो उसके बाद आपकी सरकार भी तो यही बोलेगी ना कि अगर कोई ईमानदार है, अगर उसने कुछ नहीं किया है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वही नियम यहाँ लागू क्यों नहीं हो सकता? संकेत जी, मैं पहले तो बता दूं कि मैं उत्तर प्रदेश में हूं। जितना भी मैंने आज आपके माध्यम से सुना है, समझा है कि सुबह 3-4 बजे नवाब मलिक जी को ईडी लेकर जाती है बिना किसी नोटिस के,
उसके बाद उनकी 3 बजे गिरफ्तारी होती है। यह पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित है। जिस प्रकार पिछले कुछ महीनों में नवाब मलिक जी ने प्रखरता से एनसीबी के खिलाफ हो, सीबीआई के खिलाफ हो, ईडी के खिलाफ हो अपने कदम, अपने पहल उठाए हैं, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, सहमी हुई है। अब उनको किसी भी प्रकार से जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेगा उसकी आवाज को बंद करना है। अब वो कैसे करें, तो वो कहीं कहीं केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए, नवाब मलिक जी ने जिस प्रकार से ईडी के दफ्तर में अपने हाथ को उठाया है, जिस प्रकार से अपने हाथ को उठाया है, आप बीच में मत बोलिए। देखिए, जब आप बोल रहे थे तो मैंने बीच में नहीं बोला। आप जो बोल रहे हैं उस कम से कम ये तो बताएं कि अगर एक एक करके जाटव जी रुकिए, तो क्या आपका राइट टू रिप्लाई आएगा। जाटव जी, आपकी बारी आएगी, आप बोलना। जिस प्रकार से उनको अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए प्लीज। जिस प्रकार नवाब मलिक बहस में मर्यादा, एक एक करके प्लीज, एक एक करके, चीखम चिल्ली नहीं। जिस प्रकार नवाब मलिक जी ने अपने हाथ को उठाकर यह एक दिशा दी है मीडिया के सामने कि मैं डरूंगा नहीं, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है। आपको जो जांच करनी हो मेरे खिलाफ आप जांच करिए, सबूत दिखाइए, कानून सबूत मांगता है। ठीक है, आज आपके पास ताकत है, आपने हमको बुला लिया, लेकिन जब आपके पास सबूत नहीं होंगे तो आपको बाइज्जत हमें छोड़ना भी पड़ेगा। लेकिन अब राजनीति की मापदंड पूरी तरह संकेत भाई बदल चुकी है। जो सरकारों के खिलाफ बोलेगा उसको पकड़ा जाए, उसको दबोचा जाए, उसके परिवार को तकलीफ दी जाए, केवल इसलिए कि आप कहीं न कहीं सरकार बनाने में असफल हुए हैं। अगर यह सरकार भारतीय जनता पार्टी 2019 में बना लेती तो उसकी मन शांति के लिए वह कुछ नहीं करती। लेकिन जब से वह सरकार नहीं बनाई है, पिछले 2-3 वर्षों में जो महाराष्ट्र में हो रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण है और सभी राजनीतिक दलों को अब चेत जाना चाहिए कि शरद प्रधान जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। महेश ताप से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद प्रधान जी, आप मुझे ये बताइए कि ये जो आरोप है कि एजेंसियों का इस्तेमाल, अब ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है, ये आरोप लगता रहा है। ये आरोप यूपीए में भी लगा है, ये आरोप अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो बसपा, सपा, भाजपा, हर राज्य की हर सरकार, यूपीए, एनडीए, सब में ये लगा है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो फिर इसमें और पहले जो हो रहा था उसमें आप फर्क क्या देखते हैं? देखिए, फर्क ये पहले होता था, कम होता था और थोड़ा मेरा ख्याल सटल तरीके से होता था। अब तो जिसे यूपी में जिसे कहा जाता है खुला खेल फर्रुखाबादी, और ये इसका जवाब मेरा ख्याल वही है कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। तो इसलिए ये एजेंसियों का गैर नाजायज इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में, ये मायावती भी आरोप लगाती हैं, अखिलेश यादव भी लगाते हैं, और ये ऐसा लगता है, बीजेपी वाले ऐसे बोलते हैं, ऐसा लगता है कि सिर्फ दूध की धुली यहाँ पे भाजपा ही है और पूरा उन्होंने राम राज्य कायम कर दिया है। और उनकी अपने आप को अपनी खुद ही सर्टिफिकेट दे देते हैं, जबकि क्या नहीं होता है इनके राज्य में। ये तो मतलब कोई भी चीज की, हर जाटव जी का जवाब जल्दी से, इससे पहले तापसी जी के पास। जाटव जी, ऐसा क्यों है कि सबसे पाक साफ, गंगा की तरह पवित्र और अविरल पार्टी एक ही है और उससे जुड़े हुए लोग, बाकी सब मैले? ये तो शरद जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि हम दूध के धुले हैं, और हम हैं वाकई दूध के धुले। हमें इस चीज का फक्र भी है, और हमने अच्छा, ये सर्टिफिकेट आपने खुद ही दे दिया अपने आप को सर्टिफिकेट दे दिया। अरे किसी और को ये तारीफ करने दीजिए ना। तो जब आप अच्छा काम करते हैं ना तो आपको खुद ही अच्छा लगता है कि हमने अच्छा काम किया, क्योंकि हम लगातार भ्रष्टाचार से आकंठ जो है सब बिगड़ा हुआ देख रहे हैं। सड़कों गड्ढों में सड़कें तलाशा करते थे, आज सड़कों पर क्या बढ़िया तरीके से दौड़ रहे हैं। संकेत जी, आप तो पूरा सड़कों का आनंद ले ही रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। तो ये बहुत गलत बढ़िया आप लोगों ने विकास किया है, भी खा रहे हैं, और इसको हम कहाँ झुठला सकते हैं? एक्सप्रेसवे के अलावा भी सड़कें होती हैं जाटव जी। 100% काम में लगाए हैं और 100% लोगों तक पहुंचाया भी है। कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं। ये तो बचपन में किताब में हम लोग पढ़ते थे ना, मुहावरा, अपने मुंह में मिट्ठू होना। तो ये उसकी परिभाषा दे दी जाटव जी ने। नहीं, देखिए, अपने काम को हो रहे हैं आप जाटव जी। महेश ताप से मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आपको क्यों लगता है ये पूर्णतः राजनीतिक गिरफ्तारी है? महेश ताप से जी, आखिरी सवाल, आपको क्यों लगता है कि ये पूर्णतः राजनीतिक गिरफ्तारी है? हाँ,
तपासे, महेश तपासे, देखिए सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि पिछले 2 साल से लगातार बार बार भारतीय जनता पार्टी से ये प्रयास किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी का गठबंधन है उसे किसी तरह से कमजोर किया जाए, महाराष्ट्र के अंदर जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है उसको गिराया जाए और पुनश्च एक बार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ऐसा प्रयास, ऐसा प्रयत्न पिछले 2 साल से बार बार लगातार किया जा रहा है। हमारी पार्टी से नवाब मलिक जी फोरफ्रंट पे रहे, वो पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं, हमारे प्रवक्ता भी हैं, मुंबई शहर के अध्यक्ष भी हैं और उन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के इस प्रयत्नों को मुंह तोड़ और करारा जवाब दिया है। स्वाभाविक रूप से महाविकास आघाड़ी सरकार के जितने भी बड़े नेता हैं, जितने भी बड़े मंत्री हैं, उनके ऊपर किसी ना किसी प्रकार का केस डाल के उनका नामोहरम करना एक स्ट्रैटेजी के तय हुआ है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या प्रवक्ता पहले कार्रवाई की बात करता है और उसके 4, 6, 8 दिन के अंदर किसी ना किसी बड़े नेता पे किसी ना किसी प्रकार की कार्रवाई हो जाती है। इसका मतलब बड़ा साफ है कि क्या हम यहाँ तो पूछना चाह रहे, देखिए ये तो बहुत ही एक सिंबॉलिक, मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन कि जो बोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, नहीं जो बोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता पहले ही बयान करता है कि 4 दिन में इसके ऊपर कार्रवाई होगी, 8 दिन में उसके ऊपर कार्रवाई होगी, तो नवाब मलिक जी के ऊपर भी कार्रवाई होगी ऐसे किसी नेता ने कहा था। 2005 का मसला लेकर वो संदर्भ में चलिए बात। अब मेरे पास समय खत्म हो गया है। अब ये देखना होगा कि आगे चल के ये गिरफ्तारी किस तरीके का रूप लेती है, कितनी तीव्र हो जाती है बयानबाजी महाराष्ट्र में। पर सबसे मुखर होकर के बोलने वाले जो मंत्री थे महाराष्ट्र सरकार में, नवाब मलिक, समीर वानखेड़े को लेकर के बहुत मुखर होकर के केंद्र सरकार की केंद्रीय एजेंसी पर सवाल उठाने वाले नवाब मलिक, सुशांत सिंह राजपूत वाले मसले पर सवाल उठाने वाले नवाब मलिक आज गिरफ्तार हो गए। क्या इसके राजनीतिक मायने हैं? आपने अलग अलग मत सुन लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन सवाल जारी रहेंगे ब्रेक के बाद। तो एक बार फिर से सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है और आइए अब आपको सुना दें कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया का नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर क्या कहना है। अनिल देशमुख के बाद अब नवाब मलिक जेल में रवाना। अनिल परेख को अब इंतजार करना है। उद्धव ठाकरे जी के जो घोटालेबाज नेता मंत्री है उन सबको घोटाले का हिसाब देना पड़ेगा। कितनी भी दादागिरी, माफियागिरी, पुलिस का दुरुपयोग फिर संजय राउत या उद्धव ठाकरे करेंगे, किरीट सोमैया और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को घोटाले मुक्त करके रहेगी। मेरी व्यक्तिगत जो राय है वो ये है कि राजनीति इतने नीचे स्तर पर जा सकती है, ये बड़ी ही निराशजनक और गलत बात है। मैं तो कहूंगा ये नगरपालिका, महानगरपालिका के स्तर पर जो होता है उससे भी बदतर होकर, उससे भी नीचे स्तर पर राजनीति का स्तर गिर गया है। पूरे देश में या महाराष्ट्र में जो भी आज चीजें दिखाई दे रही है वो उचित नहीं है। डेमोक्रेसी में विरोध करना, विरोध होना, अपने अपने विचार अलग तरीके से वहां रखना, यहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, पर उसका वो छोड़कर कोर्ट कचहरी, वो छोड़कर पुलिस स्टेशन, वो छोड़कर केंद्रीय एजेंसीज, इसके द्वारा जो भी हो रहा है निश्चित तौर पर ठीक बात नहीं है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि ये बीएसपी फैक्टर के बारे में अब चर्चा कैसे तेज हो गई है। दरअसल अमित शाह ने एक इंटरव्यू में ये बोल दिया कि बीएसपी अभी खत्म नहीं हुई है, उनको मुसलमानों का भी सहारा रहेगा और समर्थन रहेगा। इसके बाद राजनीति तेज हो गई। सवाल ये पूछा गया कि भाई भाजपा जो है वो बसपा की पैरवी क्यों कर रही है, ये कुछ सेटिंग है क्या? इस पर आज हमने बात की सतीश चंद्र मिश्रा से, जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं बसपा के। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। जिस तरीके से 3 फेज हुए, उन 3 फेजेस में वोट्स पड़े हैं और हर कम्युनिटी के पड़े, खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी ने वेस्टर्न यूपी में एक तरफा वोट जाट के साथ में और जाटव के साथ में, और स्पेशली जो समाज, जो एससी कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लोग, दलित समाज के लोग हैं, हर कैटेगरी के एक तरफा वोट दिया है ना, तो इसका संदेशा तो मिल ही जाता है। और उनको जाहिर है कि उनको भी खबर मिल गई है कि किस तरह से वोट पड़े हैं। तो अगर उन्होंने इस बात को एडमिट किया है
ये बात मान रहे हैं कि हाँ ये हो रहा है, तो इसमें कोई एंगल की बात तो है नहीं, बल्कि हम लोग तो ये कह ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश से हम लोग उनको बाहर कर रहे हैं। और जाते जाते आपको एक खबर बता दें, आज राजस्थान सरकार ने जो फैसला लिया है, राज्य में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने का एक फैसला लिया है, यानी कि 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आए लोगों को भी सरकार की ओर से पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये पेंशन कर्मचारियों के बुढ़ापे की सुरक्षा है। कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक निर्णय आज पूरे देश के बाकी सरकारों के लिए भी सोचने का विषय बन जाएगा कि आपने पुरानी पेंशन सिस्टम लागू कर दी। तो राज्यों के अंदर हालात देखे हम लोगों ने, तो मैं समझता हूँ ये वापस सोचना पड़ेगा सबको ही कि एक कर्मचारी उम्मीद करता है कि मैं 35 साल की सर्विस के बाद में मेरा कम से कम ओल्ड एज मेरा सिक्योर हो जाए, पेंशन फिर DA साथ बढ़ता है उसके पेंशन के। तो पुरानी पेंशन जो है इसलिए वो किया गया कि जिससे कि वो वापस सिक्योर हो जाए।